नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वीकेंड पे बहुत चहमगोइयाँ थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत मुद्दतों के बाद उन्होंने एक वीकेंड की 2 दिन की छुट्टी ले ली और वो बनी गाला में गए हैं शायद अपने ज़ख़म चाटने के लिए, ये सोचने के लिए कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस किस्म का वज़ीर आज़म बनना है, क्या मुझे तब्दीलियाँ करनी। बहुत चहमगोइयाँ इस हवाले से हो रही थी कि क्या हो रहा है, शायद कोई नई चीज़ हो रही है। लेकिन अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब हज़ारा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया तो पहले से कहीं ज़्यादा एग्रेसिव टोन, पहले से कहीं ज़्यादा ख़ुद एहतमादी का उन्होंने मुज़ाहरा किया। और जो अपोजिशन की ख्वाहिश है, ऐसा लगता है कि अपोजिशन की ख्वाहिश है, कुछ टेलीविज़न में भी बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए कि वज़ीर आज़म कहें कि मैं चाहता हूँ कि मैं आज बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मुख्तलिफ लोगों के साथ मैं सोचता हूँ कि मैं लंच करूँ, ज़रदारी साहब को मिलने हस्पताल चले जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब के लिए दुआएं मांगते नज़र आए। लेकिन इसके बिल्कुल बरखलाफ जो है, उन्होंने आज एक बार फिर अपनी अपोजिशन के ऊपर बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए, जिसके बाद अपोजिशन भी बहुत ही भरम है। खासे माना खेज़ अल्फाज थे कि सब इकट्ठे हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना एक सर्कस था। उनका कहना था कि बहुत से मिनिस्टर्स जो कैबिनेट में थे वो खौफजदा थे, वो परेशान थे कि धरना किस तरफ जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि धरने का जो फॉरमोस्ट पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक्सपर्ट है धरने का, वो मैं खुद हूँ और मुझे पता है कि धरने के डायनामिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत मुतब्बर चीज़ें समझाते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के मुमताज़ तज्ज़ियाकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे लाहौर से DSMG से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और वसीम बादामी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, इंतहाई मकबूल शख्सियत, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से वाया DSMG। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मियाँ असलम इकबाल साहब, ये जो 2 दिन का वज़ीर आज़म का लोग कहते थे वो चिल्ला काट रहे हैं, वो परेशान हैं, वो अपने ज़ख़म चाट रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैंने आगे क्या करना है, मैंने किस किस्म का वज़ीर आज़म बन के रहना है, मैं वज़ीर आज़म होऊंगा या मैं कुछ और होऊंगा। तो ये जो वहाँ से निकल आए हैं बनी गाला से, तो उसके बाद तो बहुत ही एक बार फिर उन्होंने जो इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं अपनी अपोजिशन में, ये आपको क्या समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरी इसमें रिक्वेस्ट है, देखें सर, जो मेरे लीडर इमरान खान है वो इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़े फ़ैसले करने वाला एक लीडर है जो कि दिलेर भी है, बहादुर भी है, बेबाक भी है। और उसने हमेशा इस चीज़ की परवाह नहीं की कि इक़्तिदार उसके लिए कोई मंजिल है। उसने हमेशा ये परवाह की है कि इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए उसने किस तरह से काम करना है और आने वाले वक्त में उनके लिए बेहतरी क्या करनी है। धरनों के दौरान भी, धरने के बाद भी, धरनों से पहले भी, उनके मंशूर के अंदर भी बड़ी जगहों पर, हर जगहों पर एक ही बात होती है, हमने इस मुल्क को ठीक करना है, इस मुल्क के मामलात को ठीक करना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें तो अपोजिशन जो असम्बली में आती है प्रोडक्शन आर्डर जारी करवाने के लिए, अगर वो असम्बली में बोलती है, अगर वो असम्बली से बाहर बोलती है, तो उनका एक एजेंडा होता है कि किसी तरह हमारे जो लीडर हैं उनको छोड़ दे, बाकी फिर हम असम्बली में लेजिस्लेशन करने की इजाज़त भी देंगे, आपके साथ बैठेंगे भी, बस हमसे एहतसाब की बात ना करे, जो पीछे हम खा पी चुके हैं उसके बारे में ना पूछे। देखें, इस मौके के ऊपर जब कौम एक मुश्किल मरहले से मुश्किल मोड़ पे खड़ी है और गुजर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने फिर उस बात को रिपीट किया जो उन्होंने अपने इलेक्शन मंशूर से पहले भी और धरनों के दौरान कहा था कि इस कौम के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़े जाए, और जिसने इस मुल्क का, इस कौम का पैसा लूटा है, इंशाअल्लाह ताला वो वापस लेकर आएंगे। देखें, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आम हालात में इन बंदों से नहीं लड़े, हमारी लड़ाई उन माफिया से है। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपको बताता चलूं, यहां पर जो माफिया है ना, उनकी गर्दनें रियासत के फंदे से बड़ी हो चुकी हैं। ये थोड़ी सी बात ज़हन में रखें। हमारी लड़ाई इन आम इंसानों से नहीं है, उन माफिया से है जिन्होंने हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर लड़ाई भी लड़ी है, गरीब अवाम को हमेशा शिकस्त दी है, और अपने खानदान को हमेशा उन्होंने फतह दिलवाई है, पैसे की शक्ल में, मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में, फ्लैटों की शक्ल में, स्वीज अकाउंट की शक्ल में, सरे मैल की शक्ल में, जरा भट्टी साहब का भी ले लें व्यू, फैलाने की शक्ल जरा भट्टी साहब का भी व्यू ले लें। आरिफ हमीद जी ठीक 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 है, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि वज़ीर आज़म जो है ये चिल्ला काट रहे थे, वहां से निकल आए और बहुत ही एग्रेसिव उनका स्टैंड था, क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने भी एक दफ़ा चिल्ला काटने की कोशिश की, लेकिन मुझे भूत चमड़ गए। जब मुझे भूत चमड़ गए, चिल्ला जिसमें काट के लिए रहा था ना, उससे उल्ट हो गया। 2-3 दिन मैं बैलेंस नहीं रहा। कहना मैं कुछ चाहता था, मेरे मुंह से कुछ निकलता था। पीना मैं पानी चाह रहा था, होंठों की बजाय आंखों में डाल लेता था। लोग समझ रहे थे मैं रो रहा हूँ। तो चिल्लाना ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मकासद के लिए काटे वो पूरा हो जाए। कई दफ़ा उल्टा भी पड़ जाता है। बदामी ना मासूमाना मुस्कुराहट हंस रहा है। आज मैंने जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी, तकरीबन 14 से 15 माह हो गए हैं, कि मैं किसी को एक पैसा नहीं छोड़ूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक पैसा किसी एक सियासतदान से, किसी एक ब्यूरोक्रेट से इन्होंने रिकवर किया? 15-16 माह 15-16 माह मामूली टाइम नहीं होता। आखिरी आज उन्होंने ललकारा 2 अदारों को, एक का नाम नहीं लिया, आसफ सईद खोसा साहब नहायत काबिल एहतराम, हमारे बरतानिया दौर के काबिल एहतराम है, और आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार साहब को। आप लोगों को आज़ाद कराएं इंसाफ दिला के। अब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, क्या सुई गैस बेहतर हो गई? 1.25 साल में चोरी इसकी हो गई। वसीम बदामी साहब, आप सभी महातिब मियां असलम साहब से डरता हूँ, मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है। बिजली बेहतर हुई, पेट्रोल की कीमत नीचे आई, तालीम में बेहतरी आई, सेहत में बेहतरी आई, रेवेन्यू में बेहतरी आई, इनकम टैक्स में बेहतरी आई, FBR में बेहतरी आई, FIA में बेहतरी आई, जो डायरेक्ट इनके मुतहद इदारे हैं। किसी एक 5 में 2-3 में तो बेहतरी आनी चाहिए ना। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं, कहें अच्छी बात है, सारे कसूर अदालतों के, आपने जो कह दिया वो ठीक है, लेकिन खुदा के वास्ते पहले ये समझें कि आप 1.25 साल से इस मुल्क के वजीर आज़म हैं। वजीर आज़म शिकायतें नहीं लगाते, ये नहीं कहते नहीं छोड़ूंगा, कहता है मैंने इसको पकड़ा, इस फ्रॉड में पकड़ा, इतने खरबों रुपए की रिकवरी कर ली, 10 अस्पताल नए बना दिए, 50 कॉलेज अच्छे बना दिए, लोगों को रोजगार मिल गया, बिजली की कीमत नीचे आ गई। हुक्मरानों का खिताब ये होता है कि वो मेरे मुश्किलात का ज़ाला कराए, वो जो उसने फैसले किए हैं उसके समरात आम जिंदगी की, आम गरीब आदमी की बेहतरी की तरफ आए। हुक्मरान हर वक्त गाली देने के लिए नहीं होता। अपोजिशन में ये आपने काम कर लिए, ठीक है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो चीफ जस्टिस से साहब मांग रहे थे अपने इदारों से नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत वेस्ट कोट है, मैं थोड़ा सा मार्जिन ले लें। आपके ख्याल में पिछले 1.25 साल में जो जमहूरी हुकूमत के पास तकरीबन 450 अदारे हैं जिन्हें फवाद चौधरी बेचना चाहते हैं, कौन कौन से बेहतर हुए हैं? जरा मेरी रहनुमाई करें ना, तो थोड़ी सी मैं भी सीख लूँगा आपसे। वसीम बदामी साहब, आज पाकिस्तान के जो डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र जो हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन फाइनेंस, जनाब हफीज़ शेख साहब ने एक 3 घंटे की मैराथन ब्रीफिंग की, जिसके बारे में शुरू में पहले तो ये कहा गया कि शायद ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन अब खुद वजारत फाइनेंस जो है, वजारत ख़जाना ने उसकी एक प्रेस रिलीज़ इशू कर दी है। तो ज़ाहिर है कि वो अब एक ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। उसमें वज़ीर ख़जाना ने जो बताया कि जब हम आए तो हालात क्या थे और कैसे 20 बिलियन डॉलर से का सालाना 20 से 22 बिलियन डॉलर का एक करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो महीने में तकरीबन 2 बिलियन डॉलर तक था। एक्सपोर्ट्स में पिछले 5 साल में ज़ीरो इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ में ज़ीरो इजाफा हुआ, इंपोर्ट्स में बेतहाशा इजाफा हुआ, और हमारा सबसे बड़ा पहला मसला ये था कि हमने इसको स्टेबलाइज़ करना था, और पिछली हुकूमत ने तकरीबन 22 बिलियन डॉलर खर्चा डॉलर को स्टेबलाइज़ करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम 1 टका नहीं खर्च रहे, डॉलर खुद से 163 से नीचे आके 155 या 154 के ऊपर बैठा हुआ है। ये प्रिंसिपली तौर पे उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई और भी बहुत सी बताई। अब जो भट्टी साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने क्या किया, बादामी साहब, ये उन्होंने आज बताने की कोशिश की है। अब आपका इस पर क्या रद्द अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ठीक है, ऐसा लगता है कि इकॉनमी में द वर्स्ट इज़ ओवर, लेकिन इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह अगर ये है कि अब निस्बतन बेहतर हालात हो रहे हैं, तो उसकी दूसरी वजह ये है कि आपने पहले साल में माजरत के साथ मामला इतना ख़राब कर दिया कि अब यहाँ से तो बेहतर ही होना है। यानी एक 10 रुपये की चीज़ को, मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 10 रुपये की चीज़ को मैं पहले साल 100 रुपये तक बढ़ा दूँ और दूसरे साल सिर्फ 150 तक बढ़ाऊँ, और फिर मैं दूसरे साल ये कहूँगा देखो महंगाई आधी हुई है इस दफ़ा, पिछले साल तो 90 रुपये बढ़ गए थे, इस साल सिर्फ 40 रुपये बढ़े हैं, तो भाई पहले साल ही बहुत काम खराब हो गया ना। तो हफीज़ शेख साहब ये भी तो बताएं ना कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो उनके आखिरी साल में उनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 5.5%, इन्होंने महंगाई की 5.8। जी
क्या हम ये कह सकते हैं कि जी सर, महंगाई मैं की समझता हूँ जिम्मेदार पहले ये साल तो हुकूमत है, हम बहुत- कह सकते हैं ये लॉजिकली कि ये मैं अपनी राय मैं अगर कहूं तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी हद तक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से महंगाई हुई है। और अगर मैं इमरान खान साहब के नैरेटिव को अपना लूं सच एक लम्हे के लिए, तो फिर तो 100 की 100% महंगाई इनकी वजह से हुई है। क्यों? इसलिए कि इमरान खान साहब ने तो यह बताया था कि जब महंगी हो ना बिजली, तो समझ लेना ऊपर चोर बैठा है। जितनी बिजली पिछली एक साल में महंगी हुई उतनी पिछली किस सालों में नहीं हुई। खान साहब कहते थे कि जब ऊपर चोर होता है ना तो नीचे कोई टैक्स नहीं देता। टैक्स रिटर्न इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान के 50 सालों में कभी टैक्स रिटर्न ओवरऑल कम नहीं हुआ, इस साल 0.6% कम हुआ है। तो खान साहब के नैरेटिव के मुताबिक तो बिल्कुल खान साहब की गलती है। और फिर जब खुद खान साहब, देखिए खान साहब अब वजीर आजम है, अपोजिशन लीडर नहीं है। जब कोई हुक्मरान होता है तो फिर जब उसको अपनी आवाम से बात करने का मौका मिलता है तो वो ये नहीं बताता कि दूसरा कितना बुरा है, वो ये बताता है कि मैं कितना अच्छा हूं। जब खान साहब अपनी तकरीर का बहुत कम हिस्सा इस बात पर मुख्तस करते हैं कि मैंने क्या किया और ज्यादा हिस्सा इस बात पर मुख्तस करते हैं कि इन चोरों ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि उनके पास बताने को फिर अपनी कारकर्दगी है ही नहीं ज्यादा कुछ, इसलिए वो बताते हैं ये चोर है डकैत है। भाई ये तो हमें पता है ना, उन चोरों डकैतों को आपने जेल में भी डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आप ये तो बताइए कि मैंने क्या किया। तो इस तकरीर के बाद मजीद तासुर मिलता है कि शायद और कुछ बताने को है नहीं, अपना कसीदा पढ़ने को नहीं है, इसलिए दूसरों का नौहा पढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मियां साहब के पास जाऊं, वसीम, कहीं ये मुमकिन तो नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर में नाम तो लिया जा रहा था बिलावल भुट्टो का, शहबाज शरीफ साहब का, लेकिन तकरीर वो किसी और को सुनाने के लिए कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से यही कहता आता हूं, वैसे भट्टी साहब की कह ने भी जवाब दे दिया है कि जब इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो हम बड़े मासूम अगर हमें समझ रहे हो कि वो हमें कह रहे होते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो किसी और को कह रहे होते हैं कि मैं एनआरओ देने नहीं दूंगा। अब नवाज शरीफ साहब चले गए तो इस हवाले से डिस्परेशन दायरा थोड़ी सी और ज्यादा है। तो ये बात ठीक है, वो पंजाबी भट्टी साहब आपको कह रहे थे वो बेसिकली तौर पे को सुना कह रही होती, असल में बहू को वो सुना रही। शहबाज शरीफ को, बिलावल को नहीं कह रहे थे भट्टी साहब, वो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आगे नहीं चलेगा ये। उनकी मेहरबानी, उनकी दरा नवाजी, वरना पीएम हो और वो हमारे फकीरों की तरफ देखे, वो ठीक कह रहे हैं एनआरओ नहीं देंगे। यार एनआरओ, वो तो कल तो मियां सब जा रहे हैं, आपको पता है कि एक में तो हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम मियां साहब का तो हो गया है, तो दूसरे मियां साहब का हो गया है, वो कह रहे हैं आगे नहीं दूंगा, आगे नहीं दूंगा। नहीं आगे तो अब वो एनआरओ ले रहे हैं, फिर आपको पता ही नहीं हकायक का 2 छुट्टियों में हुआ क्या, 2 छुट्टियों से पहले क्या हुआ है, क्या उसने, क्या परवेज लाई साहब ने क्या फरमाया था कि मौलाना साहब अंडरस्टैंडिंग के साथ गए हैं, आपको ये समझ नहीं आई। उन्होंने कहा था कि परवेज लाई साहब ने एक वो इंटरव्यू में कहा कि जनरल पाशा ने जहांगीर तरीन और अलीम खां को पकड़ के पीटीआई को दिया, तो जिस रास्ते से कोई आया था शायद उसी रास्ते से चले जाए, क्योंकि वापसी का वही रास्ता बेहतर होता है, अदरवाइज खिड़की के साथ टकराओगे तो सर पे चोट लग सकती है। बदामी समझ गए हैं, मामला हो गया हुआ, कहता है खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी। आज मैं मुख्तसर बता दूं, मैं आपको यकीन से, इंफॉर्मेशन से, मियाँ साहब से डर डर के, मियाँ असलम इकबाल साहब से, आज इमरान खान साहब ने कहा धी नूं मैं सुनाया नूं है कि मैनू इस कोलों लियांदा सी जो भाजी मेरे तो पल्ले कुछ नहीं। जी मियां असलम इकबाल साहब, देखें डॉक्टर साहब, अभी बात जो दोस्तों ने की है इकोनॉमी के हवाले से, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप थोड़ा सा पीछे, इस वजह से थोड़ी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है और पब्लिक को और आपको बताना पड़ता है कि जिस हालात के अंदर, जिन हालात के अंदर इस मुल्क की बागडोर इमरान खान ने संभाली, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि कौन सी चीज़ बाकी रह गई थी जो गिरवी नहीं रखनी थी। मुल्क की बाकी रह गया था जो आपने गिरवी रखना था, और उस कर्जे की आड़ में जिस तरह से लूट मार की गई और जिस तरह से अपने ज़ाती मामलात को संभालने के लिए, अपने बच्चों की जेबें भरने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामलात किए गए, वो सबके सामने है। हमारे पास भी एक रास्ता था, वो ये रास्ता है कि हम भी चुप करके रिफॉर्म्स भी ना करें, कोई ऐसी चीज़ भी ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे लेकर अपने मुल्क के ऊपर चढ़ाकर पब्लिक को थोड़ा बहुत खुश करके चले जाए, और पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अगर 1.25 लाख का मकरूज था 1.5 का, तो वो 4-5 का हो गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुल्क तो हमने पहले गिरवी रख दिया था। अब गुजारिश है इसको ठीक भी करना था।
जहाँ तक भट्टी साहब ने भी बात की है, मेरी रिक्वेस्ट है भट्टी साहब, आपको मैं बताता चलूँ कि पिछले साल आपकी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $10.5 अरब का कर्जा वापस किया है। वो इमरान खान ने नहीं लिया हुआ था, आपकी इतला के लिए अर्ज है, वो इन्होंने लिया हुआ था। अब या तो हम भी ले लेके बिल्कुल इसको एक बराबर कर देते, हर चीज को फना कर देते और कहते कि जनाब हमने हुकूमत कर ली है। भाई हमने कहा था हम रिफॉर्म्स करेंगे, हमारी नॉर्मल हुकूमत नहीं है, रिफॉर्म हुकूमत है। जब रिफॉर्म की जाती है तो तकलीफ आती है, परेशानी भी आती है, तो वो परेशानी से हमें पूरी तरह अंदाजा है, हमें पूरी तरह एहसास है कि वाम उस परेशानी से गुजरी है। लेकिन आगे हालात आपके अच्छे आ रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई भट्टी साहब, जो आप कह रहे थे बेहतरी क्या हुई है, मैं आपको बताता चलूं, आपकी टेक्सटाइल की और ओवरऑल एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। आपका करंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में इतना कम नहीं हुआ जितना इस बार ही हुआ है। आपका रेवेन्यू पाकिस्तान की तारीख में 5,550 अरब रुपए का रखा और मैक्सिमम अभी तक आपने 3,800 अरब रुपए का इकट्ठा किया हुआ है। आप उसके साथ ये देख ले, आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, आपका सर्कुलर डेट जो कि बहुत ज्यादा था, और मैं बताता चलूं 2020 में आपका सर्कुलर डेट जो है, जो कि बहुत ज्यादा 1 ट्रिलियन तक ऊपर चला गया, वो वापस अब हो रहा है। अब मेरी पंजाब हुकूमत को आप देखें तो 1.1 ट्रिलियन रुपए का मकरूज करके चले गए, वो प्रोजेक्ट की शक्ल में। जो प्रोजेक्ट अगर मुझे एक ब्रेक का लगना था तो 10 अरब का लगा के चले गए। जी सर, हाँ, मुझे एक ब्रेक लेने दें मेरे साहब। मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं कि ये जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत को जिस किस्म के माशी हालात में इक़्तिदार संभालना पड़ा, उन हालात को ठीक करने के लिए इस हुकूमत को इंतहाई गैर मकबूल मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। इसके नतीजे में इस हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। अवाम भी परेशान है, ट्रेडर भी, दुकानदार भी, बिजनेसमैन भी, तनख्वाहदार लोग, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है। इसी मौके पर ब्रेक लेते हुए सवाल यह है कि अब जबकि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और लोगों को ख्याल है कि शायद मरियम भी चली जाएँ कुछ अरसे में, तो इससे पाकिस्तान की जो अगले चंद महीनों की सियासत है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असरात उसके होंगे, ये एक ब्रेक के बाद ये सवाल उठाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमने इस बात पे गौर किया कि आज एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब हज़ारा एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया तो उन्होंने अपने सियासी मुखालफीन, अपोजिशन के लीडरान जो हैं उनके बारे में सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। आप इसको टेक्निकली कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल रेटरिक जो है वो बड़ा सख्त था। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि PTI के जो सपोर्ट बेस और वोटर बेस है उसमें नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना जो हुकूमत को इजाज़त देनी पड़ी बीमारी की वजह से, वो एक इंतहाई गैर मकबूल किस्म का इक़दाम है और गुज़िश्ता 48 घंटों से उसका एक बड़ा मातम जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर और ड्राइंग रूम्स के ऊपर हो रहा है। और वज़ीर आज़म जो है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते नज़र आते हैं। ग़ालिबन ये कहना चाहते हैं कि मज़ीद इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं मैं नहीं करूँगा। ये मैसेज वो हर तरफ दे रहे हैं। एक जगह तो खुल के उन्होंने सिग्नल दिया जुडिशरी को, कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, शायद मैसेज उनका किसी और तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को हर तरह की फाइनेंशियल हेल्प देना चाहेंगे अगर वो एक सिस्टम को इम्प्रूव करें। लेकिन इससे अगला जो सवाल है वो ये है कि अब जब नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं और कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि हो सकता है वो ज़्यादा बीमार हो जाए, कुछ सर्जरी करनी पड़े और उसके बाद फिर एक सिंपैथेटिक बेसिस पे, एक ह्यूमैनिटी के ये सिंपैथेटिक बेसिस पे एक मज़ीद और ग्राउंड पाकिस्तान में बनेगा, मीडिया बनाएगा वो केस कि अब जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी लंदन जाने दें। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं ये पाकिस्तान की आने वाली जो अगले 1 बरस की सियासत है, ये 6 महीने 1 बरस की सियासत है, उस पर किस तरह से असरअंदाज होगी, ये वो एक बुनियादी सवाल है जिससे हमें बात शुरू करनी चाहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या होगा? नवाज शरीफ साहब जाएंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़ाहिर अगर वो बीमार होते हैं, कोई सर्जरी का केस बन जाता है, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा कि अब आप जनाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी जाने दें। तो इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं अब आप? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपका ना सवाल मैं पूरा सुन नहीं चुका, लेकिन चले अंदाजे से जवाब दे देता हूँ। एक तो मेरे भाई मोहतरम मियाँ असलम इकबाल साहब ने कुछ फरमाया था, आपका कुछ लोगों से ज़ाती एहतराम का रिश्ता हो जाता है और मियाँ असलम इकबाल साहब से मेरा ज़ाती और एहतराम का रिश्ता है। इन्होंने फरमाया जब ये हुकूमत आई थी इसको बहुत मकरूज हालात मिले। 88 के इलेक्शन मैंने देखे हैं, मैंने आज तक एक हुकूमत नहीं देखी जो ये कहे कि हमें अच्छे हालात मिले।
एक हुकूमत आप निकाल लें, बेशक क्लिप्स निकाल लें अपने रिसर्चर को, कोई एक सिंगल 10-12 हुकूमतें मैंने आते जाते देखी हैं। हाँ, जो पिछली हुकूमतों ने तमाम ने कर्जे लिए थे वो इमरान खान साहब को देने पड़े हैं, और जो सारे इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड तोड़े, अब आने वाली हुकूमत को यही कर्जे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो कर्जे इमरान खान या नवाज शरीफ को नहीं मिलते, हुकूमतों को मिलते हैं। एक तो बात ये क्लियर कर लें पहले कि ये बात हुकूमतों को मिलते हैं। अब इमरान खान साहब का कर्जे, पहले मेरा बच्चा 1,25,000 था, अब 1,65,000 पर मकरूज हो गया, ये हमने तरक्की की। अब रह गया कि इमरान नवाज शरीफ साहब का जाना ठहर गया था, ये फैसला हो चुका था, अब तो अदालत ने कर दिया। मरियम साहब की खामोशी नवाज की बता रही है बस सही है, भी आगे चलें। एनआरओ पाकिस्तान में नहीं होता, ना डील और डील नहीं होती। उन्होंने भी अचानक आएंगे कि मियाँ साहब की तबीयत नासाज होगी, एक कोर्ट में जाएंगे, उन्हें इजाज़त मिल जाएगी, वो भी लंदन चले जाएंगी। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उस में 2-3 इशुओं में डेवलपमेंट होंगी। एक परवेज लाई की आप देख चुके हैं, MQM की अचानक देख चुके हैं। कल रात अख्तर मैंगल ने, कल रात आपको खबर दे रहा हूँ कि मियाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज भिजवाया है, हमारा आपका चलना मुमकिन नहीं, आपने तो एक कमिटमेंट पूरी नहीं की। अब ये गाड़ी चलेगी, अपनी पटरी बदलने लगी है। अब कब बदलती है नहीं बदलती, 29 नवंबर, ये महीना बड़ा अहम है इसमें। अब आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों कहा था, मैं उस रात को उस अहम शख्सियत को नहीं भूल सकता जो मेरे साथ आई नैब में, वो गई तो हमने दिया तो हम पे लोग तनकीद करने लग पड़े, मुझे और आपको नोटिस मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस अहम शख्सियत को नहीं भूल सकता। नैब के दरवाजे खुले, सारे बंदे अपने अपने कमरों में रुक गए, मुलाकातें हुई, गलबातें हुई, शबरातें हुई, मामला ठीक हुए, प्लेटलेट्स गिरे, प्लेटलेट्स उठे, प्लेटलेट्स गिरे, प्लेटलेट्स उठे। अचानक एयर एम्बुलेंस आई, मेरा दर्द दिल रखने वाला वजीर आजम, वोट को इज्जत दो वाला, नोट को इज्जत लेके लंदन जा रहा है कल इंशाल्लाह ताला। आप फिक्र ना करें और इस बात का जिक्र ना करें, मामला काफ़ी तय हो चुके हैं। ठीक। मियाँ असलम इकबाल साहब, ये जो आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं वो तो चले उनका एनालिसिस है, लेकिन आपके जो अर्स्टवाइल इत्तेहादी हैं, जैसे PMLQ हैं पंजाब में, इसी तरह बलोचिस्तान में आपके इत्तेहादी हैं, MQM आपका सिंध में इत्तेहादी है, ये वो 3 जमातें हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है। अगर ये आपसे अलग हो जाती हैं तो नंबर्स गेम जो है वो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाती है PTI के लिए। ये जो इनके तेवर एकदम बदल गए हैं, इस पर आपका रद्द अमल क्या है और इनके तेवर ठीक रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब देखें, गुजारिश में एक छोटी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। जो कर्ज़े के हवाले से बात की गई है और जो 1,25,000 से 1,65,000 कर्ज़ा हुआ है, देखें जब मुल्क के हुक्मरान डॉलर को मसनूई काबू करने के लिए 25 अरब डॉलर उसमें फूंक देंगे तो फिर यही सूरत हाल पैदा होगी जो आपके सामने है। अब अगर हमने उसमें नहीं लगाए तो डॉलर को अपनी जो ओरिजिनल उसकी जो जगह बनती थी उस जगह पर जब वो गया है तो लाजमी बात है कर्जा आप डॉलर्स में लेते हैं। जब डॉलर में कर्जा लेते हैं तो डॉलर जब डिवैल्यू हुआ है तो वो कर्जा बढ़ा है। जितना इमरान खान साहब ने लिया है कर्जा इस हुकूमत के अंदर, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। जितना डिवैल्यू हुआ है वो डिवैल्यू से कितना बढ़ा है, कितना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक बफर उसे लोन कहते हैं वो रखा हुआ है $200 बिलियन का, 400-450 वो हुआ है और तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन जो है वो हमारा कर्जा है जो हमने लिया है। वो किस लिए लिया है कि पुराने कर्जे को पे करने के लिए कर्जा लिया है, अदरवाइज ये एक मसला था। अब आप फरमा रहे हैं, मैं सवाल की तरफ आता हूं जो आपने फरमाया है नेट कर्जा कि कितना जो लिया है, हमारे इत्तेहादी है उनके साथ मामला, नेट कर्जा कितना लिया है? तकरीबन जो हमारा बनता है वो $2 बिलियन के करीब बनता है। बाकी तो जो मामलात हैं जो हमारी जो ममालिक दूसरे हैं जिसमें कतर है, जिसमें सऊदी अरब है वगैरह वगैरह, वो एक डेफर पेमेंट और दूसरे मामलात हैं। अदरवाइज 2 अरब बिलियन बनता है वो हमने लिया, $2 अरब बनता है वो हमने। अच्छा सर, वैसे तो हमारे अंदाजे से तो कोई 8 या 10 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, आप कह रहे हैं $2 बिलियन का कर्जा। मेरा ख्याल बादामी साहब उसी तरह IMF का कर्जा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा, सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट वाला कर्जा।
सर जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जो ओरिजिनली जो कर्जा लिया गया और जिसको उस कर्जे को कर्जा उतारने के लिए ये है जो डेफर पेमेंट का है, ऑयल का है और दूसरे मामलात का है, वो साथ साथ वो मामलात चल रहे हैं और उनको वैसे ही देखा जा रहा है। ठीक। अच्छा ये सब ये तो नंबर्स गेम हो जाएगी। मियां असद इकबाल साहब वो सियासी बात हमें समझाएं, ये नंबर्स गेम बड़ी लंबी कर दी आपने मियां साहब, ये नंबर्स गेम हो जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो बैठ के सामने करने जी डॉक्टर साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आप सियासी बात कर रहे हैं कि आपके जो इत्तेहादियों आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए सर, जब आपकी इत्तेहादियों के साथ हुकूमत, आपको पता है हमारे पास जितने नंबर्स हैं, एवरीबडी नोज, हमारी कोशिश है कि अपने इत्तेहादियों को अच्छे तरीके से साथ लेकर चले। जब छोटी पार्टियां भी साथ मिली होती है, लाजमी बात है उनकी जो रिजर्वेशन है वो वक्त के साथ साथ किसी जगह पर ज़्यादा भी होती हैं, किसी जगह पर कम भी होती हैं, क्योंकि आप जब मिलकर चलना चाहते हैं तो फिर लाजमी बात है कि आपने दो चार चीज़ों को फिर किसी न किसी स्टेज के ऊपर उसको बर्दाश्त भी किया जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर उनके कोई रिजर्वेशन हैं, पहले भी अगर एक मौका आया था, आपको याद होगा कोई 3-4 माह पहले, तो वो रिजर्वेशन दूर की गई थी। होता है समटाइम जब आप मिलके चला रहे होते हैं, हुकूमत को चला रहे होते हैं। सो मैं ये समझता हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह वो इत्तेहादी रहेंगे, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म एजेंडा इमरान खान साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो पाया तकमील तक पहुंचे। अच्छा वसीम बदामी, आपका तजिया क्या कहता है कि ये जो PMLQ और MQM और बलूचिस्तान के इत्तेहादी हैं, ये कुछ हासिल करना चाहते हैं या हुकूमत को गिरा के एक नई हुकूमत लाना चाहते हैं? यहाँ शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द हाउस लाने की कोशिश की जाएगी क्या? आपका एनालिसिस क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है यहाँ? जी डॉक्टर साहब, ये जो बात आपने की है ना, मेरी बहुत सीनियर तज्जियाकारों से हमारी फील्ड के बात हुई है, उनकी अक्सरियत की राय जिनसे मेरी बात हुई है कि वैसा ही कुछ इरादा है जैसा कि आपने बयान किया कि अल्टीमेट टारगेट शहबाज शरीफ साहब को लाना या फिर PTI के ही खान साहब को हटाकर किसी और को लाना। अगर आप मुझसे पूछें, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक जरूर है खान साहब पर कि वो ज़्यादा डिलीवर करें, ये अपोजिशन के चक्रों से निकलें और गवर्नेंस पे तवज्जो दें, लेकिन इतनी एक्सट्रीम तक मामला जाएगा आई थिंक ऐसा नहीं होने लगा। ये भी एक फैक्ट है कि ठीक है, ये जो अपोजिशन की ये वाली जो पार्टीज़ हैं, इनकी एक हिस्ट्री रही है बहुत एहतराम के साथ कि इन्होंने जब भी हुकूमत को ज़रा कमज़ोर देखा है तो अपना रेट फ़ौरन बढ़ाया है। हमने सिंध में ये तमाशा MQM और पीपल्स पार्टी का 5 साल मुसलसल देखा है। हर चौथे महीने बाद MQM को याद आता था, ओहो कराची के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और फिर वो नाराज़ हो जाते थे, फिर उन्हें मनाया जाता था, एक आध वजारत लेते थे, फिर दोबारा। लेकिन तो एक तो बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ा रहे हैं, रेट बेहतर कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जब भी ये सारे लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें, अभी क्यों कर रहे हैं एकदम? कि ये इन लोगों की भी राय है, एकदम ही क्यों शुरू कर दिया साहब ने? जी हाँ, इसीलिए कि एक तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि हुकूमत इस वक्त जरा कमजोर है, अच्छा मौका है। जब आप कमजोर होंगे तब आप मेरा मजबूर भी ज्यादा होंगे, और दूसरा शायद इसलिए भी कि ये सिर्फ, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ इनकी राय नहीं है, ये उनकी राय भी है जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग। ठीक है। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, किसी को कोई मिनिस्ट्री चाहिए, कोई फंड्स चाहिए, कोई ज़्यादा इज्जत चाहिए, या यहाँ पर एक ग्रैंड प्लान या स्कीम है कि हाउस में तब्दीली लाई जाए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए, किसी और को PTI से ढूंढा जाए? ये कोई आपको गेम प्लान लग रहा है या आपको महज एक बार्गेनिंग लग रही? देखिए डॉक्टर साहब, कल क्या होगा गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर एक छोटा सा कह रहा हूँ, ये इतना सादा मामला नहीं है जितना वसीम कह रहे हैं। गेम कुछ और है, मामला कुछ और तरफ चल, मेरे में भट्टी साहब की राय से मुख्तलिफ हमारी बहुत बात हुई है। चलना मामला कुछ और तरफ चल पड़े हैं जी। याद रख लें, जो आपको खड़ा करना सिखाए ना, उसे धक्का देने की कोशिश ना करें, आप उसी के नीचे आके गिर जाएंगे। कभी कभार जो समझते हैं कि मैं बहुत बासूल हूँ, उनके कभी असूल ही नहीं होते। इसमें मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मार्च तक कोई बड़ी मूवमेंट होगी। हो सकता है ये हुकूमत 5 साल की बजाय अगले 10 साल भी कोई ऐसी अमेंडमेंट कर ले कि ये 23 की बजाय
28 तक चले जाए, ये तो मेजोरिटी है इनकी, आपको पता है इनकी अक्सरियत है, 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा इनकी है। MQM के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अख्तर मैंगल के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परवेज़ लाई के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सारे तो अवाम के दबाव में इनके साथ मिल गए थे, क्योंकि उन्हें मजबूरी थी, उन्हें पता था अकेले रह जाएंगे। ये तो इतनी इमरान खान साहब इतनी वादे मेजोरिटी से आए, उसके बाद आपने उसका एक दूसरा सबूत देखा सेनेट के इलेक्शन में। सेनेट के इलेक्शन में भी जिस तरह अक्सरियत से आए, बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए, ये भी करिश्मा देख असम्बली में है, 64 बंदे 50 रह जाए। तो मेरा ख्याल है कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मियाँ सब बड़े भाई हैं, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मियां असलम इकबाल साहब भी क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत इतनी ही वुल्नरेबल है, इतनी ही एज के ऊपर बैठी हुई है जितना कि आरिफ हमीद भट्टी साहब ने डिस्क्राइब किया? एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले बहुत ही दिलचस्प नुक्ते के ऊपर जाके हमारी डिस्कशन ठहरी। वसीम बादामी साहब का तज्जिया ये है, टेलीविज़न के प्रोमिनेंट एंकर हैं, हर चीज़ को गौर से देखते हैं। उनका तज्जिया ये है कि PMLQ, MQM और मैंगल ग्रुप की जो इस वक्त एक डिमांड्स हैं या उनका जो एटीट्यूड है या उनकी जो बातें हैं, ये एक पॉस्चरिंग तो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आगे की चीज़ नहीं जाएगी। सिस्टम को गिरते हुए धड़ाम से ये कोई तब्दीली आते बहुत बड़ी वो नहीं देखते। जबकि भट्टी साहब का, आरिफ हमीद भट्टी साहब का ये ख्याल है कि ये पॉस्चरिंग नहीं है, ये मामला पॉस्चरिंग से आगे जा रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ी कैंपेन चल सकती है, मूवमेंट चल सकती है, कोई तब्दीली हो सकती है और मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है वाकई, अगर भट्टी साहब कहते हैं, भट्टी साहब बड़ी खबर रखते हैं, तो इसका तो मतलब फिर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोजीशन वुल्नरेबल है, अनस्टेबल है, उन पे अटैक हो सकता है और उनकी सिचुएशन जो है वो एक एज पे है। तो मियाँ असलम इकबाल साहब, आप भी एक पुराने सियासतदान हैं पंजाब के, इस मौजूदा सूरत हाल में आपको PTI के अंदर ये एक सेंस ऑफ वुल्नरेबिलिटी कि हम टारगेट हैं, हमारे ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, हुकूमत जा सकती है, इस किस्म की कोई ख़तरे की घंटी बजते हुए आपको लाहौर में या इस्लामाबाद से सुनाई देती है? देखें डॉक्टर साहब, जहाँ तक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होने का तल्लुक़ है वो तो पहले दिन से ही हो रहा है, जिसमें तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो एक साइड पर खड़ी हैं। मैं आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, उसका जवाब मैं थोड़ा सा बाद में दूंगा। अब देख लें कि वो पार्टियां पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ कौन कौन सी पार्टियां ख़िलाफ़ खड़ी हैं। नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना साहब हैं, अचकजई है, सारे। अगर इन लोगों के मैं चेहरे देखता हूँ, इनकी मैं हिस्ट्रियाँ देखता हूँ एज एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते, तो मुझे पता चलता है कि उनकी जो चीखें हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, उनके कंटेनर पे चढ़ना, वो सारी दुनिया को वाज़े नज़र आता है कि ये क्यों हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर जिसका नाम इमरान खान है, नाम किसी बात से परेशान है। अगर वो बंदा इतनी बातों से परेशान होना शुरू हो जाए तो फिर आपने KPK के अंदर देखा होगा कि जब वहाँ पर वोटों के हवाले से सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमारे MPAs ने वहाँ पर जो कुछ खरीदो फरोख्त की थी, तो इलेक्शन सर पे थे, जनरल इलेक्शन, और इमरान खान ने उनको निकाल बाहर किया और परवाह नहीं की। पार्टी के अंदर 2 राय थी, खान साहब ना करें, सर पे इलेक्शन है, अभी छोड़ दें इनको, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ हो जाए मैं इनको पार्टी में नहीं रहने दूंगा, और नहीं रहने दिया। और फिर आपने देखा कि ये वो स्टांस है, ये वो बहादुरी थी जिस बहादुरी ने KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 मेजॉरिटी दी और KPK के अंदर तारीख बदल के रख दी। जहां पर कहा जा रहा था पंजाब के लीडरान की तरफ से कि KPK के अंदर जाके जब वो तकरीरें करते थे, कहते थे यहाँ पर तब्दीली नहीं आ रही, यहाँ पे मुझे दिखाएं कहाँ पर तब्दीली है। मैं उन्हें पूछता हूँ, आपको तब्दीली नजर आई है कि वहां पे 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की तारीख में कभी एक हुकूमत दूसरी बारी नहीं आई, और वो इमरान खान की पर्सनैलिटी को, इमरान खान के नजरियात को, इमरान खान के बेबाक होने को वोट मिले। अब आ जाती है कि इत्तेहादियों के वोट के बारे में आपके बात की है। देखें डॉक्टर साहब, ये मामला तो है
कि जहाँ पर आप 2, 3, 4 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं वहाँ पर छोटे मोटे मामला तो हुआ करते हैं, लेकिन उनका हल भी होता है। हम उनको खुले दिल के साथ बैठकर उनके जो एतराज़ात है, उनके जो खदशात है, उनको सुनते भी हैं, इंशाल्लाह उनको हल भी करेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो माफिया के खिलाफ है, वो कोई आम लोगों के खिलाफ नहीं है। हम जिसको हाथ डालते हैं वो आगे न बन के निकला होता है, और वो जिन बन चुके हैं। और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो स्लोगन है, दो नहीं एक पाकिस्तान, ये मुश्किल स्लोगन है। इसको करते हुए हमें टाइम लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने इसको अचीव कर लिया है, लेकिन जहां पर ये सारे पिछले एपिसोड बीमार होने का, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, सारे मामला सबके ठीक रखे। लेकिन मैं दूसरी जगह पर यह सोचता हूं कि एक गरीब आदमी, एक कमजोर आदमी जो कि जेल के अंदर पड़ा हुआ है, वो बीमार है और 25, 30, 40 साल इन दोनों पार्टियों की हुकूमतें रही हैं। किसी ने आज तक किसी का इस तरह बाहर निकलवा कर इलाज करवाया? मैं तो ये पूछता हूं कि मैं तो ये कहता हूं आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तो आप तो वजीर इत्तलात हैं पंजाब के, ये जो 10,000 लोगों ने पिटीशन की है कि हम जेलों में बीमार हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के पास पिटीशन आई है, आप वजीर इत्तलात हैं तो आपका ये डोमेन बन जाता है। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के पास जब 10,000 लोगों की पिटीशन आई है कि हम बीमार हैं और हमें बेल दी जाए, उसको तो लाहौर हाई कोर्ट ने मेरा ख्याल है होम सेक्रेटरी के पास या वजारत दाखिला जो है पंजाब की, उसके पास भेज दिए। वहाँ पे क्या करेगी आपकी हुकूमत अब? डॉक्टर साहब देखिए, मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँ, मेरी राय पूछें, उन 10,000 लोगों को छोड़ देना चाहिए और उनको इलाज की छुट्टी देनी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर करवाना चाहते हैं, अगर एक ख़ास के लिए सारा कुछ हो सकता है तो फिर एक आम के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी ने इस मुल्क को बनाया था, ख़ास आदमी ने इस मुल्क को नहीं बनाया था। इस मुल्क की बुनियादों के अंदर आम आदमी का खून है, ख़ास आदमी का खून नहीं है। मादरत के साथ ये जो लाइन है ना, जिसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, इस बॉर्डर लाइन के अंदर आम आदमी ने अपनी माओ बहनों बेटियों का खून डाला हुआ है, तो उस आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। खास आदमी के साथ मैं नहीं खड़ा होता, मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूंगा। वो जेलों के अंदर जिसके पास जुर्माने देने के पैसे नहीं है और पिछले 2-2 सालों से 4-4 सालों से अंदर पड़े हुए, उसको छोड़ देना चाहिए। जेलों के अंदर इन तमाम कैदियों को जिम्मेवार है, रिहा कर देना चाहिए। ठीक, ये तो चले खैर, आपकी ये पंजाब हुकूमत का व्यू नहीं हो सकता, ये आपका जाती व्यू हो सकता है। वसीम बदामी साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिस किस्म की शख्सियत है, आपको लगता है कि अगर एक गैंगिंग हो रही है, उनको एक पैगाम दिया जा रहा है, उनको एक सीधा करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं, तलत हुसैन भी कुछ लिख रहे हैं, सलीम साफ़ी कुछ लिख रहे हैं, कुछ और लोग लिख रहे हैं, तो अगर इमरान खान को इस तरह से सीधा करने की कोशिश हो रही है, एलाइज कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान सरेंडर कर देंगे या कोई मतलब उल्टा सीधा ही फैसला करेंगे? जी हाँ, मैंने इब्तिदा में जिन कुछ 2-3 लोगों की बात की थी, उनमें से 2 का तो आपने नाम ले लिया कि इनसे मेरी बड़ी डिस्कशन हुई इस हवाले से, लेकिन मेरी राय बसद एहतराम थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे लगता है खान साहब का जो इट ऑल्सो सम हाउ रिमाइंड्स मी, नवाज शरीफ साहब की स्पीच के बारे में हम बहुत सुनते हैं, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा टाइप की। खान साहब भी कभी कभी लगता है कि अपनी स्पीच में जो एग्रेशन शो कर रहे होते हैं, उनका मुखातिब आवाम या पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बल्कि शायद कुछ और होता है। लेकिन इस सब का मंतिकी नतीजा ज़ाहिर है, हम फ्यूचर को बहुत आराम से प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहरहाल ये लगता है कि मामला थोड़ा सा नरमी गर्मी के बाद इस वक्त दोनों को ये लगता है कि बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस एक दूसरे के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए अल्टीमेटली मुझे लगता है थोड़ी नरमी गर्मी के बाद फिलहाल तो ये मामला सेटल हो ही जाएगा। मुझे मंजरनामे में अगले 6 महीने 8 महीने साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आती। अब देख नहीं आती है। भट्टी साहब, मुझे बादामी की बात में बड़ी विजडम नज़र आती है, गो के बादामी साहब अक्सर मासूमाना कह के अपनी जो बातें डीप होती हैं उनको छुपा देते हैं कि ये तो दोनों साइड्स हैं, इनके दरमियान इतनी गुंजाइश है नहीं। अगर आप पाकिस्तान की मौजूदा तारीख देखें, यहाँ लड़ाई करने की स्पेस नहीं है, मुझे तो यही फील होता है। नहीं वसीम बिल्कुल जो हालात हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन वसीम ने कहा उन पे डिपेंड करता है, उन पे अब वो क्या फैसला करते हैं। इनका फैसला तो हो गया। ये जो आप कह रहे हैं ना, इमरान हाँ आखिरी हद तक लड़ेंगे, जंगजू है, लेकिन उनके साथी छोड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत चेंज हो रही है, अब डिपेंड उन पे हो गया, उन पे। अब इमरान खां के कोर्ट में गेंद नहीं रही। आज की उनकी तकरीर अगर आपने गौर से सुनी हो, जब मौलाना साहब उधर थे तो सबको कह रहे थे आराम से बोलो, मौलाना साहब बड़े गौर से ना मुनासिब अल्फाज ना इस्तेमाल करो, इस किस्म की बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हुकूमत चले जाएगी,
लेकिन हाँ। अच्छा, मुझे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, वक्त मेरा भट्टी साहब बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन भट्टी साहब को, बादामी साहब को, मियां असलम इकबाल साहब को आपने सुना। इस पे हमारा तकरीबन तमाम का इत्तफाक है कि इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए या बिलावल भुट्टो या मौलाना के लिए नहीं थी, वो कहीं और ही वो मुखातिब थे। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।